तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और भारत के जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स की पूरी लाइफ साइकिल को डिकोड करते हैं। एक आम खरीदारी से लेकर सरकार तक टैक्स की रिपोर्ट पहुंचने का जो पूरा सफर है ना, उसे आज बिल्कुल आसान भाषा में समझा जाएगा। टैक्स की जो उलझी हुई डिक्शनरी है, आज उसे एक बहुत ही क्लियर और लॉजिकल कहानी में बदल देंगे। आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। 1. जीएसटी के बेसिक्स। 2. स्टेट वर्सेस सेंट्रल टैक्स। 3. इनपुट और आउटपुट टैक्स। 4. असल में टैक्स कौन भरता है। 5. जीएसटी रिटर्न्स। और 6. रिटर्न्स को लिंक करना। सेक्शन 1 जीएसटी के बेसिक्स। किसी भी सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले उसकी नींव देखनी होती है। जीएसटी का बिल्कुल सीधा सा फंडा है। पुराने समय के कई अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स को हटाकर अब माल या सेवा की खरीद बिक्री के समय केवल एक सिंगल टैक्स लगाया जाता है। जैसे ही कोई माल किसी व्यवसाय में इन या आउट होता है, टैक्स वहीं पर तय हो जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। हमारे पास मुख्य रूप से 5 जीएसटी दरें हैं। कुछ एकदम टैक्स फ्री आइटम्स हैं जिन पर 0% लगता है। बाकी टैक्सेबल आइटम्स पर 5, 12, 18 या 28% का स्लैब है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दरों को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एग्जैक्ट रेट होता है वो हमेशा खरीद के बिल या इनवॉइस पर एकदम साफ साफ छपा होता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, स्टेट वर्सेस सेंट्रल टैक्स। यहाँ ये देखना बहुत दिलचस्प है कि टैक्स का ये रेवेन्यू अलग अलग सरकारों के बीच भौगोलिक रूप से कैसे बंटता है। ये बंटवारा एकदम क्लियर कट है। अगर कोई ट्रांजैक्शन एक ही राज्य के अंदर हो रहा है यानी इंट्रा स्टेट, तो 18% का टैक्स बिल्कुल बराबर हिस्सों में बंट जाता है। 9% स्टेट जीएसटी के रूप में राज्य सरकार को और 9% सेंट्रल जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार को। लेकिन अगर माल एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहा है तो वहां पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी कहलाता है और यह सीधे केंद्र सरकार के पास चला जाता है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी फर्म ने अपने ही गृह राज्य में 1000 रुपये का सामान खरीदा जिस पर 18% जीएसटी लगा है, तो उस 180 रुपये के टैक्स में से ठीक 90 रुपये राज्य सरकार को जाएंगे और 90 रुपये केंद्र सरकार को। गणित बिल्कुल पारदर्शी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, इनपुट और आउटपुट टैक्स। ट्रांजैक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, टैक्स के नाम भी माल के आने जाने के हिसाब से बदल जाते हैं। इससे याद रखना तो और भी आसान है। जब बिजनेस कोई माल खरीदता है यानी माल बिजनेस के अंदर इन होता है, तो उस पर चुकाए गए टैक्स को इनपुट जीएसटी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब वही माल कस्टमर को बेचा जाता है यानी आउट होता है, तो जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसे आउटपुट जीएसटी कहते हैं। और यहीं से आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का ज़रूरी कंसेप्ट निकल कर आता है। मान लीजिए किसी बिजनेस का इनपुट जीएसटी 180 रुपये है और आउटपुट जीएसटी 90 रुपये है। अब इन दोनों के बीच का जो 90 रुपये का अंतर है, बस वही उस बिजनेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस है। ये बैलेंस सरकार के पास एकदम सुरक्षित रखा रहता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, असल में टैक्स कौन भरता है, क्योंकि दिन के आखिर में किसी न किसी की जेब से तो ये पैसा जाता ही है। सच्चाई ये है कि इस टैक्स का असली वित्तीय बोझ हमेशा एंड कस्टमर यानी अंतिम ग्राहक ही उठाता है। एक बिजनेस ओनर या रिटेलर तो बस सरकार के लिए एक कलेक्टर की तरह काम कर रहा होता है, जो कस्टमर से टैक्स लेकर आगे सरकार को पास कर देता है। इसे नंबर्स में देखते हैं। एक दुकानदार ने 1000 में कोई सामान खरीदा और उसे 1200 रुपये में बेच दिया। अब वो अपनी जेब से सरकार को कितना देगा? सिर्फ 36 रुपये। और ये 36 रुपये कुछ और नहीं बल्कि उसके 200 रुपये के प्रॉफिट मार्जिन पर लगा हुआ ठीक 18% टैक्स है। बाकी सारा टैक्स तो आखिरकार कस्टमर की जेब से ही आता है। अब इस पूरे प्रोसेस के कंप्लायंस वाले हिस्से को देखते हैं। सेक्शन 5 जीएसटी रिटर्न्स, यानी सरकार को इस लेन देन की ऑफिशियल रिपोर्ट कैसे दी जाती है। रेगुलर जीएसटी स्कीम वालों के पास फाइलिंग की फ्रीक्वेंसी चुनने के 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वे मासिक आधार पर जाएं या तिमाही आधार पर। लेकिन वे चाहे जो भी विकल्प चुने, मुख्य रूप से उन्हें 2 प्राइमरी रिटर्न फॉर्म्स के साथ ही डील करना होता है। ये टेबल इन फॉर्म्स की भूमिका को बड़ी खूबसूरती से समझाती है।
GSTR1 में जाती है सारी सेल्स की डिटेल। GSTR2B एक बहुत ही स्मार्ट ऑटोमेटिक रिपोर्ट है जो समय पर रिटर्न भरने वाले सप्लायर्स का डेटा कैच कर लेती है ताकि बिजनेस को तुरंत टैक्स क्रेडिट मिल सके। अगर किसी सप्लायर ने फाइलिंग में देरी कर दी तो वो लेट डेटा GSTR2A में जाता है, जिससे टैक्स क्रेडिट अगले महीने के लिए टल जाता है। और अंत में GSTR3B इन सबका एक फाइनल टैक्स समरी फॉर्म होता है। इस पूरे इकोसिस्टम को चलाते रहने के लिए सख्त डेडलाइंस का होना बहुत ज़रूरी है। मंथली फाइल करने वालों के लिए हर महीने की 11 और 20 तारीख तय हैं। क्वार्टरली वालों के केस में हल्के से वेरिएशंस मिलते हैं, जैसे राजस्थान जैसे राज्यों में GSTR3B की डेडलाइन महीने की 24 तारीख तक होती है। और अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव सेक्शन 6 पर, रिटर्न्स को लिंक करना। इस पूरी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए ये देखना जरूरी है कि ये सारे फॉर्म्स सरकारी पोर्टल पर आपस में बात कैसे करते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रीगल हार्डवेयर नाम के सप्लायर ने समय पर अपना GSTR1 सेल्स डेटा फाइल किया। अब वो डेटा ऑटोमेटिकली बहकर खरीदार यानी मान लीजिए नोबल एंटरप्राइजेज के GSTR2B में आ जाएगा, और फिर वही डेटा बहुत ही सुरक्षित तरीके से उनकी फाइनल GSTR3B समरी तैयार कर देगा। ये एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियों जैसा है। इस पूरे GST स्ट्रक्चर का एक ही मंत्र है, समय पर फाइलिंग। अगर सप्लाई चेन का हर एक हिस्सा समय पर अपनी रिटर्न्स भरता है तो ये इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम बिना किसी रुकावट के सबके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्मूथ फ्लो सुनिश्चित कर देता है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही अहम सवाल छोड़ते हैं। जब इस सिस्टम में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि किसी एक सप्लायर की जरा सी देरी दूसरे का टैक्स क्रेडिट रोक सकती है, तो क्या ये सिस्टम इस बात को हमेशा के लिए नहीं बदल देगा कि व्यवसाय रोजमर्रा में अपने सप्लायर्स का चुनाव कैसे करते हैं? इस पर गहराई से जरूर विचार किया जाना चाहिए।